नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। रुक्मणी प्रकाशन की जो किताब है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, उसका हम लोगों ने सेट नंबर 1 से सेट नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया है। सारे जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सेट नंबर 8, ठीक है ना। चलिए, और आप चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। 2 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों को हम लोगों को मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रहणी होता है वो ग्रहणी जो होता है वो अमाशय में निकलने वाली यू आकृति की संरचना, ठीक है। हम इसको जो है ना इंग्लिश में डिओडेनम बोलते हैं, ठीक है। और ये तीसरा हो जाएगा घोंटी ढापन जो है, ठीक है। घाटी ढापन जो है, घाटी ढापन जो है उस एपिग्लोटिस को कहा जाता है। तो घाटी ढापन जो है एक उपास्थि का बना छल्ला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला। और घाटी जो है वो वायु नलिका द्वार, ठीक है। और सीकम जो है वो छोटी बंद थैली, ये दूसरा हो जाएगा। तो आपका ए का हो जाएगा 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं, इनमें से गलत कथन चुनना है, ठीक है। तो श्वसन संवहन तंत्र का जो कार्य है, तो वायु को आर्द्र बनाती है, बिल्कुल ठीक है। वायु को गर्माती है, बिल्कुल ठीक है। गैसों का विसरण करती है, ये जो है इसमें से आपका गलत कथन हो जाएगा, ठीक है ना। और वायु को साफ करती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो हमारा श्वसन संवहन तंत्र का कार्य है, तो सी नंबर हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेग की विमा समान होती है निम्न के। तो देखिए, आवेग की जो विमा होती है वो किसके विमा के समान होती है, तो वो कार्य बटा वेग से प्राप्त होती है, ठीक है ना। और आवेग की जो बीमा होती है वो कितनी होती है, तो आवेग की बीमा होती है MLT, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है ना। और कार्य बटा विमा जब आप निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका MLT पावर -1, ठीक है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बल असंरक्षित स्वभाव का है, ठीक है। तो कौन सा बल जो है हमारा असंरक्षित स्वभाव का है, तो देखिए घर्षण बल जो होता है वो असंरक्षित स्वभाव का होता है, ठीक है। और घर्षण बल में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, अतः यह एक असंरक्षित बल है। असंरक्षित बल किसको बोलते हैं, तो वह बल जिसमें किया गया कार्य वस्तु के गमन पथ पर निर्भर करता है उसे असंरक्षित बल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो क्वांटम संख्या के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करती है, ठीक है ना। क्वांटम संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण गुणों की जानकारी देता है, ठीक है। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। और मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार एवं ऊर्जा को निर्धारित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, ठीक है। तो देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हिंद महासागर से प्रभावित होता है, पश्चिमी घाट भी प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत भी बहुत प्रभावित करता है, लेकिन सहारा रेगिस्तान जो है ये भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, और किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। म्यांमार, चीन और बांग्लादेश, ये तीनों की जो भूसीमा है वो भारत से जुड़ी हुई है, लेकिन तजाकिस्तान की जो भूसीमा है वो भारत से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना। और एक और चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत की जो जलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया,
ठीक है। और कौन कौन से देश हैं जिससे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा दोनों लगती है, तो वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है। और एक और चीज़ नोट कर दीजिएगा कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की लंबाई अगर है तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली जो सुरंग है उसका नाम है अटल रोड सुरंग। ठीक है ना, ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। और ये अटल रोड सुरंग जो है इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ये भी करेक्ट है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, जी नहीं। सौरमंडल जो है वो लगभग 4.6 बिलियन, ठीक है, याद रखिएगा 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है ना। चलिए ये चौथा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है, तो मानसून वन के नाम से जाना जाता है किसको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ठीक है, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक नहीं, अगला क्या है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, तो ITCZ। ठीक है ना। ये जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ठीक है। और इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। ठीक है। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर हमारा, सॉरी डी नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा, बी आंसर हमारा हो जाएगा। विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। ठीक है। और आपको पता होगा कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पौने 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं और कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पौनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और इसी को हम लोग दक्षिणी पश्चिम मानसून भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है तापी नदी, ठीक है, यह जो है इसका लगभग विस्तार है 724 किलोमीटर और यही जो तापी नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है और यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है ना। बाकी ये जो आपका पलार नदी है, ये पलार नदी घाटी कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली नदी है और आपका ये जो ब्यास है ये ब्यास कुंड से निकलती है और भवानी जो है तो भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। आगे बढ़िए। अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ डैश नदी प्रणाली का हिस्सा हैं। ठीक है। तो अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ जो हैं वो कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है। कोसी नदी का जो उद्गम है गोसाई स्थान चोटी के उत्तर में स्थित है और इसको बिहार का अभिशाप कहते हैं। कोसी नदी को बहुत बाढ़ इसके कारण आता है। ठीक है ना। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है, तो देखिए गेहूँ, सरसों और चना ये सब रबी फसलें हैं। तो ये कपास जो है हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है। और कपास जो है खरीफ फसल है और इसको पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। ठीक है। और कपास जो है वो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, लगभग 210 पाला रहित दिन और तेज़ चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है, तो नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है ना। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया था और इस नहर का निर्माण अगर हम लोग देखें तो ये हुआ था 1859 से 1869 के बीच। ठीक है। आधिकारिक रूप से इसको नवंबर 1869 में खोल दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पदार्थों के उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है।
ठीक है। तो रुधिर स्कंदन के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा है, तो हिपेरिन और कैल्शियम आयन जो है ना, ये आपके रुधिर स्कंदन के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। रुधिर स्कंदन के लिए कैल्शियम आयन और हिपेरिन, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकार के दो गोले लिए गए हैं, जिनमें से एक खोखला है और दूसरा ठोस है। इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाता है। इस स्थिति में देखिए, तो दो अगर समान आकार के दो गोले लिए गए हैं, एक खोखला है और दूसरा क्या है, ठोस है, ठीक है। तो जो जो खोखला गोला होगा वो ठोस गोले से ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। खोखले गोले में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की सतहों में प्रसार होगा, और ठोस गोला जो होगा उसमें सिर्फ आंतरिक सतह में प्रसार होगा, अतः खोखला गोला जो होगा ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है, तो किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो महत्तम होगा किसके लिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है। और किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, और पदार्थ के तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक घटेगा तथा अपवर्तनांक के बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य घटेगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंधन प्रबलतम होगा, ठीक है ना। तो देखिए इन सभी में अगर हम लोग देखें तो आपका जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है ना, इसका जो आपका आबंधन होगा, फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित क्षमता पाई जाती है, तो इसलिए HF जो है हमारी, ये जो हाइड्रोजन आबंधन होगा ये प्रबलतम होगा, ठीक है ना। और ये जो क्लोरीन है और आपका आयोडीन है, ठीक है ना, और आपका सल्फर है, इनके साथ हाइड्रोजन के साथ विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर न होने के कारण हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो HF हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि वल्कनीकरण रबर को बनाता है, तो वल्कनीकरण जो है रबर को क्या बनाता है, अधिक प्रत्यास्थ बनाता है, ठीक है ना। वल्कनीकरण करने पर सल्फर द्विबंध के सक्रिय स्थानों या सक्रिय एलाइलिक स्थानों पर त्रिअंक बंध बनाता है, जिससे रबर कड़ी हो जाती है, ठीक है। रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है। और उच्च वल्कनीकृत रबर को एबोनाइट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का जो चेन्नई शहर है, इसको हम लोग ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल उद्योग में जैसे यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दुपहिया या क्वाइट ट्राईसाइकिल सहित प्रायः सभी ऑटोमोबाइल वाहन शामिल होते हैं, ठीक है। विश्व में दुपहिया वाहन बनाने में भारत का स्थान जो है वो प्रथम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या था, तो 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 25.07%, ठीक है ना। और बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा, मधेपुरा था, और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज, ठीक है। और गोपालगंज से एक और चीज़ याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में गोपालगंज जिले का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है 1021, और मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम 876, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना इनमें से कौन है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है इसमें से गंडक परियोजना है, ठीक है ना, गंडक परियोजना। और ये जो गंडक परियोजना है वो गंडक नदी पर है। इस परियोजना से बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीर पंजाल और बृहत हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये भी बात आपको नोट रखना है, ठीक है, नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है, ठीक है ना। देखिए तो यह जो विधेयक है यह लागू होता है उत्तर प्रदेश पर, ठीक है। और किस बारे में है, तो यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में
संशोधन करता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। ठीक है। और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। ठीक है ना। चलिए ये अनुच्छेद 22 याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। तो नए राज्य के गठन करने के लिए हम लोगों को भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें हम लोगों को संशोधन करना पड़ता है। ठीक है ना। ठीक है ना। और भारत की जो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, जब भी भारत के अंदर राज्यों का निर्माण किया जाता है तो संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन भत्ते आदि से संबंधित प्रावधान है। तृतीय अनुसूची का संबंध शपथ ग्रहण से है और चतुर्थ जो अनुसूची है वो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 63 है उसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। और जो 64 है, अनुच्छेद 64, वो कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वहीं राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जापान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो जापान से हम लोगों ने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। आयरलैंड से याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो हमारे संविधान के भाग 9 में, ठीक है ना, भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में। और बलवंत राय मेहता को ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम वैधता कितनी होती है। तो जो अध्यादेश होता है वो 6 माह जोड़ 6 सप्ताह तक के लिए वैलिड होता है। भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों या दोनों में से किसी एक भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है। और राज्यों में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो 213 आर्टिकल 213 के अंतर्गत वो जारी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित है। तो मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है जो तीव्र संवेग से संबंधित है वो लिम्बिक तंत्र है। ठीक है ना। लिम्बिक तंत्र हमारे व्यवहार, प्रेरणा, दीर्घकालिक स्मृति, हमारी गंध की भावना भी लिम्बिक सिस्टम और इसके प्रभाव से संबंधित है। ठीक है। लिम्बिक तंत्र का प्राथमिक कार्य यौन उत्तेजना और सीखने से निपटने के साथ साथ भावनाओं और स्मृति को संसाधित और विनियमित करना होता है। ठीक है। और लिम्बिक तंत्र जो है अग्र मस्तिष्क के टेम्पोरल रूप में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीचे अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इससे गलत प्रविष्टि बताना है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं, वृद्धि हार्मोन है, पुट्टिका प्रेरक है, अधिवृक्क प्रेरक है। ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका अग्र पीयूष ग्रंथि का हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य बच्चे के जन्म को आसान बनाना होता है और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। तो प्रकाश को हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं कैसे। प्रकाश को हम लोग परावर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, ठीक है, और आपको द्वि अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा, ठीक है ना, ध्रुवित कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्रकाश का ध्रुवीकरण का क्या हुआ, मतलब कि प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक ही दिशा में सीमित कर देने की घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब एक धारा युक्त चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक के आर पार विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कहते हैं हॉल वोल्टेज। ठीक है ना। और हॉल जो वोल्टेज होता है
इसका मान जो है धारा के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की मोटाई पर और धारावाहक आवेशों के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एस्पिरिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए एस्पिरिन के विषय में अगर हम देखें तो पहला ही जो सेंटेंस है हमारा, एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, ये आपका रॉन्ग है। बाकी तीनों जो है वो बढ़िया है, सही है। ठीक है ना। एस्पिरिन जो है आपका नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, ये गलत कथन है। ठीक है ना। एस्पिरिन प्रोस्टेग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है, जिसका बंधना ऊतकों में सूजन उत्तेजित करता है एवं दर्द निवारण का कारण बनता है। अतः एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक औषधि है। ठीक है, और यह एक गैर मादक औषधि है, यह व्यक्ति को इसकी लत नहीं पड़ने देता है। ठीक है ना, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत फेमस हमारा जो वाद रहा है 1973 का। ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसी में हमारे जो इसका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि केशवानंद बनाम केरल राज्य, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है ना, याद रखिएगा 1973 बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। यही जो वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने 1973, ठीक है 1973, इसमें उच्चतम न्यायालय ने दिया था ऐतिहासिक फैसला, जो संविधान की व्याख्या से की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। ठीक है ना। और इसी वाद में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आधारभूत ढांचा जो है संविधान का, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन है। ठीक है, तो इसमें से जो शासन के विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज से संबंधित जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति, 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो 1917 में देश की जो पहली जूट मिल है वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। ठीक है, और यह जो जूट मिल थी ये व्यापारी थे, एक बहुत बड़े भारतीय व्यापारी सेठ हुकुम चंद के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है ना। चलिए, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। और अपने बिहार का जो स्थान है भारत में जूट उत्पादन में, वो दूसरा है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये 1930 दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा अपना प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है ना। बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता था और इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार। ठीक है ना। इस संगठन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी और इनके संगठन का नाम याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो 1919-22 में दरभंगा राज्य में जो किसान आंदोलन का नेता था वो स्वामी विद्यानंद जी थे। ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ स्वामी सहजानंद पे टिक लगा दिया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो स्वामी सहजानंद नहीं बल्कि क्या है इसका आंसर, स्वामी विद्यानंद। ठीक है ना। और स्वामी सहजानंद जो थे वो हमारे देश के सबसे बड़े किसान नेता थे। ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में
लखनऊ में किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे और महासचिव NG रंगा थे। ठीक है, चलिए जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो जूता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में दिसंबर 1929 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रण लिया गया कि हम लोग पूर्ण स्वराज लिए बिना नहीं रुकेंगे। ठीक है, और फिर ये घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके बाद हर एक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन को थोड़ा सा ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए और उसको सम्मानित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कराया गया। समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? ठीक है, तो यह गठन किया गया था सत्यशोधक समाज। किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योति गोविंदराव फूले के द्वारा। ठीक है, इसमें निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी से याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, और कौन कौन थे इसमें? मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट, याद रखिएगा। ठीक है, आर्य समाज से याद रखिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और क्या है, चलिए आगे देखते हैं कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1866। ठीक है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। ठीक है, चलिए विकसित होने वाले बीज में इसमें एक भाग से बीजांडासन जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं नाभिका। ठीक है ना, नाभिका जो है बीज चोल या खोल के निशान को नाभिका कहते हैं, जिससे बीज बीजांड से जुड़ा रहता है। ठीक है, बीजांड जो है पौधे की संरचना जो निषेचित होने पर बीज में विकसित होती है। ठीक है, एक परिपक्व बीजांड में एक खाद्य ऊतक होता है जो एक या दो भावी बीज आवरणों से ढका होता है। ठीक है, जिन्हें अध्यावरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशे किन में अनुपस्थित रहते हैं? तो देखिए जो आपका द्वितीयक जाइलम है, द्वितीयक जाइलम, इसमें जो रेशे होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, दृढ़ोतक उत्तक में लंबी कोशिकाएं रेशे कहलाते हैं। द्वितीय जाइलम में दृढ़ोतक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि वायुयान में कोई यात्री कभी भी इंद्रधनुष नहीं देख पाता, गलत है। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में देखा जाता है, नहीं, ये रॉन्ग है। उसके बाद है कि वायुयान में कोई यात्री प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को संकेंद्रीय आर्क के रूप में देख पाता है। ठीक है ना, संकेंद्रीय या आर्क के रूप में देख पाता है, ये सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंद्रधनुष को जब कोई यात्री वायुयान में हो तो वो प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को संकेंद्रीय आर्क के रूप में देख सकता है। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश और जल की बूंदों के बीच होने वाली अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विचलन की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोहा को संरक्षण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा है? तो लोहा को अगर आपको संक्षारण से बचाना है तो उसके सतह पे हम लोग जिंक का लेपन कर देते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के
मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। ठीक है, तो वो जो न्यायाधीश थे जो महात्मा गांधी की सुनवाई कर रहे थे मामले की, उनका नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ठीक है ना, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ये सी हमारा जो होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, करेक्ट है। और करो या मरो, लाला लाजपत राय, ये आपका करेक्ट नहीं है। करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, यानी कि MK गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो है आपका सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना के प्रतिपादक थे। ठीक है ना, किराना घराना की स्थापना नायक गोपाल ने की थी, और बाद में जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में इसे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, किराना घराना जो है वो गायन की ख्याल गायकी परंपरा से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है कि 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया है। ठीक है, तो पहला भारतीय मुक्केबाज जो बना है वो हितेश गुलिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, यह टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के फोज डू इगुआसू में अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था, और हितेश गुलिया ने पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में इंग्लैंड के ओडेल कमारा को वॉकओवर से हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था सुब्बैया नल्ला मुथु को। ठीक है ना, सुब्बैया नल्ला मुथु, याद रखिएगा। और सुब्बैया नल्ला मुथु 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो यह जो आत्मकथा है वो R अश्विन की आत्मकथा है, याद रखिएगा। आई हैव अ स्ट्रीट्स एक कुट्टी स्टोरी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। तो ये जो मदद मांगी है वो नेपाल ने मांगी है। ठीक है, भारत में जन औषधि केंद्र बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, दवाइयों सस्ती दवाइयों के लिए सरकार की बहुत अच्छी पहल है, और इसी तरह के जन औषधि केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है नेपाल सरकार ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग किस बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये जो बल्लेबाज है वो साहिल चौहान है। ठीक है ना, और इसने जो है 27 गेंदों में शतक लगाकर इसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किया गया देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डॉन्स एल आड्रे देस आर्ट्स एट लेट्रेस से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया था फ्रांस में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पायल कपाड़िया को ये पुरस्कार मिला, ये सम्मान मिला है उनको फ्रांस में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित होता है। ठीक है ना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंदर स्थित होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, और उपापचय पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे पर पहुंचता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ETS कहलाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ATP के उत्पादन के लिए कार्य करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नाभिक से 1 MeV ऊर्जा द्वारा बांधित प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक फोटोन की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो ये कितनी होगी 1.2
10⁻³ ठीक है nm। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्टिनाइड्स क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिनाइड्स जो है वो परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड में 5f 6d और 7s कक्षकों की ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण इनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है। और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं इनकी परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक होती है। सभी एक्टिनाइड्स तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो LIC के जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा LIC के R दुरईस्वामी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया है। तो नक्षत्र सभा जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है ना, नक्षत्र सभा याद रखिएगा। और उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 से 2 जून 2024 को पहाड़ों की रानी मसूरी में नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये आप जानते होंगे कि 8वीं अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया जाता है प्रांतीय भाषाओं के दावे को। ठीक है, इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। ठीक है, तो पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो जो थी वो बुनियादी ढांचे के विकास, पानी और बिजली आदि पर केंद्रित थी। ठीक है, और इसकी जो अवधि थी वो 1951 से 1956, याद रखिएगा 1951 से 1956। ठीक है, और यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं। तो भारत में कार्यबल आबादी में 14 वर्ष के लोग जो हैं शामिल नहीं होते हैं। ठीक है ना, कार्यबल की जो आबादी है उसमें 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो 15 वर्ष से 59 वर्ष, तो ये सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 2004 में। ठीक है, ये शुरू किया गया था काम के बदले राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम NEWP 2004 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और यह कार्यक्रम 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में समाहित हो गया था। ठीक है, और फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अफ्रीकी देश कोमारोस देश की राजधानी कौन सी है। तो कोमारोस की राजधानी अगर हम लोग देखते हैं आपका मोरोनी। ठीक है ना, मोरोनी जो है वो कोमोरोस देश की राजधानी है। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो हरारे है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है। ये हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है। और सैन जोस जो है वो कोस्टारिक देश की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ओथेलो शेक्सपियर का है, और एंटोनी एंड क्लीओपेत्रा शेक्सपियर का है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का है। ये जो आपका द कैंडल स्टैंड है ये सी नंबर, ये जो है आपके रचनाकार इसके हैं देवेशी गुप्तू। ठीक है ना, तो ये सी आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा, देवेशी गुप्तू इसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 8 हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दिया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा अगली वीडियो के साथ। ठीक है, जम कर तैयारी करते रहिए मन लगा के। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।